पिंजरे वाले ससुराल में बहू का पिंजरे के अंदर 7 फेरे। हवेली का बड़ा आंगन रोशनी और फूलों से सजा हुआ था। शहनाई की आवाज गूंज रही थी, लेकिन घर का माहौल खुशियों जैसा नहीं था। घर की सभी औरतें सिर झुकाए एक तरफ सहमी हुई खड़ी थी। वहीं घर की मालकिन सावित्री देवी अपनी बेटों के साथ रौब से खड़ी थी। मंडप की जालियों और सजावट से इस तरह बनाया गया था कि वो किसी पिंजरे जैसा लग रहा था। तभी भीड़ में खड़ी गांव की 2 औरतें धीरे धीरे आपस में कानाफूसी करने लगी। देखो तो जरा, एक और चिड़िया इस पिंजरे में कैद होने जा रही है। कुछ दिनों बाद इसका भी हाल इन्हीं औरतों जैसा होगा। हारी, ये औरतें नहीं पिंजरे की चिड़िया लगती है। सावित्री देवी जैसा कह दे, इन्हें वैसा ही करना पड़ता है। राधिका और शारदा ये बातें सुन तो लेती हैं, लेकिन चुपचाप सिर झुका लेती हैं। तभी दुल्हन बनी आरती वहां पहुंचती है। मंडप पर नजर पड़ते ही वो जो पहले से ही डरी हुई थी और डर जाती है। तभी सावित्री देवी उसके पास आ जाती हैं। रुक क्यों गई, आगे बढ़ो। ये मंडप तो हमारा रिवाज है, सभी की शादियां इसी मंडप में हुई है। चलो आगे बढ़ो। देख मनोरमा, उस पुराने एहसास ने आज मेरी बेटी की किस्मत ही बदल दी। मैं चाहकर भी उसे इस मुसीबत से नहीं बचा पा रही। गायत्री, खुद को संभाल। क्या करूं, कैसे संभालूं? आखिर गरीबी होती ही ऐसी है जो इंसान का मुंह बंद कर दे। हमारी लाचारी ही हमारा सबसे बड़ा गुनाह बन गई है। तभी औरतों की कतार में खड़ी करिश्मा धीरे से राधिका के हाथ पर बने चोट के निशान को देखती है। राधिका दर्द छुपाने के लिए अपनी साड़ी का पल्लू खींचती है। तभी करिश्मा बोलती है, मुझे बड़ा दुख हो रहा है इस बेचारी आरती के लिए। आज से वो भी यहाँ आ जाएगी और हम लोगों की तरह कुछ नहीं कर पाएगी। इस घर की चौखट के अंदर कदम रखते ही उसे अपने सारे सपनों को मारना पड़ेगा, अपनी पहचान खोनी पड़ेगी। हर वो चीज जो उसे पसंद होगी उसे यहाँ नापसंद करनी पड़ेगी। असल मायने में बेटा, इस घर में जिंदा होते हुए भी एक लाश की तरह जीना पड़ता है। तभी पंडित जी अपने मंत्रों की किताब खोलते हुए बोलते हैं, चलिए, कन्यादान की रस्म संपन्न हुई। अब फेरों का समय हो गया है। वर वधू खड़े हो जाएं। आज 7 फेरे और 7 वचनों के बाद आप दोनों पति पत्नी के रूप में एक हो जाएंगे। तभी सावित्री देवी बोलती हैं, हाँ, इसके बाद तो ये हमारी घर की बहू हो जाएगी और हमारे घर की बहू बनना बड़े ही भाग्य की बात है। और वो भाग्य तुम्हें नसीब हुआ है आरती। तो अब जो ये सौभाग्य मिला है ना, इसकी मर्यादा को निभाना और बड़े ही सलीके से हमारे घर में रहना, समझी? अरे माँ, अगर प्यार से मर्यादा में रहेगी तो हम सिखा देंगे। आप इतना क्यों सोच रही हैं? इस घर में सबको सीधा करना मुझे अच्छे से आता है। हाँ, तू ठीक कह रहा है महेंद्र। चलिए, पहला फेरा शुरू कीजिए। पहला फेरा धर्म और कर्तव्य का प्रतीक है। और बहुओं का सबसे बड़ा धर्म और कर्तव्य है अपने घर वालों की बात को मानना। हाँ, सबकी बातों को मानना और अपने ही दिल की बातों को मार डालना। शायद हमें याद रखना चाहिए कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। दूसरा फेरा सम्मान और विश्वास का। घर में सम्मान वही रहता है जहाँ औरतें अपनी सीमा में रहे, अपनी मर्यादा को ना लांघे। ये सुनते ही आरती तो वो जो पहले से डरी हुई रहती है वो और डर जाती है। सभी लोग देख रहे थे कि आरती बहुत डरी हुई है। बेटा डरो मत, डर क्यों रही हो? चलो अब तीसरा फेरा शुरू करते हैं। तीसरा फेरा लेते समय आरती अपनी माँ की तरफ देखती है और मनी मन सोचती है, मुझे तो लगता है कि मैं बहू बनने नहीं जा रही, बल्कि एक पिंजरे में कैद होने जा रही हूँ। आज से मैं अपनी जिंदगी को पूरी तरीके से किसी और को सौंपने जा रही हूँ। आज एहसानों की भेंट मेरी बेटी चढ़ रही है। पता नहीं मेरी बेटी कैसे वहाँ रह पाएगी। आखिर ऐसा क्या हो गया कि एहसान की भेंट आरती चढ़ रही है, और क्यों सब कुछ जानते हुए भी आरती की माँ कुछ बोल नहीं पा रही है? आइए जानते हैं। ये बात उस समय की है जब गांव में मेला लगा हुआ था। मेले में बहुत चहल पहल है। एक तरफ सावित्री देवी अपनी महंगी साड़ी के साथ चलती हुई देखती हैं। उनके साथ कुछ नौकर चाकर हैं जो उनके लिए रास्ता बना रहे हैं। दूसरी तरफ आरती और पूजा एक दुकान पर खड़ी चूड़ियां देख रही हैं। दीदी, ये वाली चूड़ी कितनी सुंदर है। हाँ आरती, पर अभी हमने जो छोटी सी चीज ली है उसी में खुश हो। हमारे पास इतने पैसे कहाँ कि सारी चीजें खरीद सके। सावित्री देवी की नजर उन दोनों पर पड़ती है। वो रुककर उन्हें ध्यान से देखती हैं और फिर पास खड़ी गांव की एक औरत सुशीला से पूछती है, सुनो, ये दोनों लड़कियां कौन हैं? प्रणाम दादी जी, ये तो गायत्री की बेटियां हैं। गायत्री? अरे ये तो विश्वनाथ की पत्नी है ना, वही विश्वनाथ जिस पर मेरे पति ने एहसान किया था
और उसने कहा था कि इस एहसान के बदले अगर हम कभी आपके किसी काम आ सके तो हम दोबारा नहीं सोचेंगे, हम आपके काम आएंगे कैसे भी आए। ये बात सुनते ही सावित्री देवी दोनों बहनों को ध्यान से देखते हुए बोलती हैं। अभी तक तो लोग जो मुझे कह रहे थे ना कि तुम्हारे घर में बेटी देना मतलब पिंजरे में कैद कराना, हम अपनी बेटी को अपने घर में रख लेंगे, पर तुम्हारे घर में तो शादी ना कराए ना बाबा ना। इस तरीके की बातें वो लोग करते थे। अब सबके मुंह में ताला लग जाएगा और इस घर वालों को तो करना ही पड़ेगा ना शादी। चलो अच्छा हुआ मेले में आना, मेरा कोई काम तो आया। सावित्री देवी अब अपनी चमचमाती गाड़ी में बैठती हैं और घर पहुंचती हैं। वहां उनका बेटा छोटा महेंद्र पहले से ही बैठा था। महेंद्र, एक बात बताओ, आज बहुत बड़ा काम बन गया है। क्या हो गया माँ जी, बताइए। अरे आज मुझे वो विश्वनाथ याद आया। विश्वनाथ? विश्वनाथ? विश्वनाथ कौन माँ? अरे विश्वनाथ, वही, याद करो, बरसों पहले जिसको पैसों की जरूरत थी और तुम्हारे पापा ने उनकी मदद करी थी। उसकी तबीयत खराब थी ना, खैर वो तो बचा नहीं, पर उस वक्त हम उनके काम आए थे। हाँ हाँ याद आया, बाबूजी ने उनकी मदद करी थी। उसकी बेटी को देखा मैंने, काफी गरीब है वो लोग और देखने में तो बेटी बहुत सुंदर भी है। हम उस लड़की के लिए अभिषेक का रिश्ता लेकर जाएंगे। माँ कैसी बातें कर रही हो? अच्छे घरों में तो नहीं रही ना, हमने तो 3 घरों में रिश्ता भेजा और कोई मान ही नहीं रहा, तो हम उसी घर लेकर जाएंगे। तभी वहां धर्मपाल अपने हाथ में छड़ी पकड़े वहां आता है और सभी बहुएं भी वहां मौजूद होती हैं। पर सवाल तो यह है, क्या वो लोग कर लेंगे? अरे अब क्या उन लोगों की औकात कि वो हमें मना करेंगे? करना ही पड़ेगा। बिल्कुल करेंगे, उसके बाप ने कहा था ना, उसकी माँ गायत्री ने भी कहा था कि आपने हमारे ऊपर बड़ा ही एहसान किया है। जरूरत के वक्त में आपके पति हमारे काम आए हैं, तो जब कभी आपको जरूरत होगी हम भी आपके काम आएंगे। हम जैसे गरीब लोगों के आप क्या ही काम आ सकते हैं, लेकिन फिर भी कभी कोई काम हो, कुछ सेवा हो तो हमें आप बताइएगा। तो कब चलें? आप बताओ कब चले हम वहाँ? उनके घर जाने के लिए कौन सा हमें बहुत ज्यादा तैयारी करनी है माँ, चलिए अभी चलते हैं, और जितनी जल्दी शादी हो जाए उतना ही अच्छा है। तभी सावित्री देवी की नजर थोड़ी दूर खड़ी घर की बहुओं पर पड़ती है। यहाँ खड़ी होकर पंचायत क्या कर रही हो तुम सब? मुफ्त की रोटियां तोड़ना बंद करो। बाहर लोग कहते हैं हम जुल्म करते हैं। अरे काम कर लिया तो कौन सा जुल्म हो गया? चलो निकलो यहाँ से और काम पर लगो, और अगले घर का काम खत्म हो गया हो तो खेत का भी काम करने लग जाओ, लेकिन ऐसे फिजूल खड़े होकर वक्त बर्बाद मत किया करो। बिना कोई जवाब दिए सारी औरतें डरी सहमी वहां से चली जाती हैं। तभी बाहर से महेंद्र अपनी पत्नी राधिका को आवाज देता है। ए राधिका, सुन रही है? जल्दी से कड़क चाय बना कर ला, हमें बाहर निकलना है। राधिका तुरंत किचन में भागती है। अभी 2 मिनट भी नहीं हुए थे कि महेंद्र बाहर से दोबारा चिल्लाने लगता है। अरे कहाँ रह गई, जल्दी चाय लेकर आ कि मैं आ जाऊं। राधिका घबराकर चाय लाती है। जैसे ही वो कप टेबल पर रखती है, महेंद्र जानबूझकर पैर से उसे जोर का धक्का दे देता है और राधिका लड़खड़ाकर जमीन पर गिर जाती है। क्या हुआ जी? आज तो मुझसे कोई गलती भी नहीं हुई है, फिर आपने मुझे धक्का क्यों दिया? मुझसे पलट कर सवाल पूछेगी? क्या गलती नहीं हुई? हम 2 मिनट से यहाँ बैठे हुए हैं चाय के लिए, और तू अब हमें चाय लाकर दे रही है और पूछ रही है गलती ही नहीं हुई। और क्या गलती करेगी? तेरी वजह से हमें इंतजार करना पड़ा। तुझे पता है ना, हमें इंतजार करना बिल्कुल पसंद नहीं है। इतनी सारी औरतें होने के बावजूद और घर में इतनी सब सुविधाएं होने के बावजूद तुम लोगों को काम करने में वक्त लगता है। तभी धर्मपाल अपने भाई महेंद्र को शांत करवाता है। अरे चलो छोड़ो, हटाओ, अपना मूड खराब मत करो, और राधिका तुम भी जाओ। फिर वो लोग चाय पीते हैं और फिर बड़ी सी गाड़ी में बैठकर रिश्ता लेकर आरती के घर जाते हैं। सावित्री देवी अपनी गाड़ी से उतरते ही बड़े ही रौब से गायत्री को आवाज देती हैं। अरे ओ विश्वनाथ की पत्नी, एक तो तेरे घर आए हैं, आज तुझसे तो मेरे पति ने जो बरसों पहले एहसान किया था उसका कर्जा नहीं आया। सावित्री देवी की आवाज सुनते ही गायत्री भागते हुए अपने घर के बाहर आती है। नहीं नहीं, आइए आप अंदर आइए, आइए बैठिए। हम जैसे गरीब आपके किसी काम आ सके, हमारे लिए तो इससे बड़े सौभाग्य की बात और क्या होगी। आप हमारी इस टूटी फूटी कुटिया में आए, यही बहुत बड़ी बात है।
अरे ना तेरे घर में चाय पीनी है ना पानी पीना है, बस एक बात कहनी है। तेरी बेटी पूजा है ना, उसे मैंने मेले में देखा था, मुझे पूजा पसंद आ गई है और मैं अपने पोते अभिषेक की शादी उसके साथ कराना चाहती हूँ। अभिषेक की, आपके पोते की शादी? मुझे मतलब हम तो बहुत गरीब हैं, हमारा और आपका क्या जोड़? बिल्कुल सही कहा, आपका और तेरा कोई जोड़ नहीं है, लेकिन बस हमें शादी करनी है। तेरी लड़की हमें पसंद आई है, इसमें जोड़ क्या करना है? अच्छा, पर मैं अपनी बेटी से एक बार पूछ तो लूं। बेटी से पूछ लूं? क्या लड़कियों से भी पूछकर ये सारे फैसले लिए जाते हैं? और पूछने का कोई वक्त नहीं है, मैंने कह दिया तो शादी होगी, ठीक है? और नहीं हुई ना तो फिर इसका अंजाम तू जानती ही है। इतना कहकर सावित्री देवी, महेंद्र और धर्मपाल तेजी से वापस गाड़ी में बैठ जाते हैं और चले जाते हैं। गायत्री, उसकी बेटी पूजा और आरती वहीं खड़े रह जाते हैं। तभी पूजा अपनी माँ गायत्री से पूछती है, माँ, ये लोग क्या कह रहे हैं? एहसान के बदले मैं शादी कर लूं, ये कैसी बात हुई? बेटा, हम क्या कर सकते हैं? तू देख रही थी ना वो कैसे धमका के गए हैं। मैं तो उनको मना नहीं कर सकती। मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि ये लोग एक एहसान के बदले इतनी बड़ी कीमत मांग लेंगे। पर माँ, मैंने कह दिया ना कि मैं वहाँ शादी नहीं करूँगी। आप तो जानती है, पूरा गांव कहता है कि उनका घर एक पिंजरा है। एक बार जो उस चौखट के अंदर गई वो हमेशा के लिए कैद हो जाती है, फिर उसकी जिंदगी पर सिर्फ उनका कब्जा होता है। मैं खुद नहीं चाहती बेटी कि तेरी शादी वहाँ हो। कौन सी माँ अपनी बच्ची को जीते जी नरक में धकेलेगी? पर तू ही बता, मैं क्या करूँ? अगर मैंने उन्हें मना किया तो वो जालिम हमारे साथ क्या करेंगे? मैं इसी बात से डरती हूँ। ये कहकर गायत्री रोते हुए अंदर चली जाती है। थोड़ी देर बाद आरती अपनी माँ के पास एक गिलास में पानी लेकर जाती है। तुम टेंशन मत लो माँ, सब ठीक हो जाएगा। इसी कश्मकश में 3-4 दिन गुजर जाते हैं। एक सुबह जब गायत्री की आंख खुलती है तो पूजा घर में नहीं होती। कुछ ही देर में पूरे घर में खबर फैल जाती है कि पूजा घर छोड़कर भाग गई। गायत्री और आरती डर से कांप उठती हैं। तभी सावित्री देवी अपने बेटों धर्मपाल और महेंद्र के साथ वहां धमकती हैं। कहाँ मर गई तेरी बेटी? पूरे खानदान के मुंह पर कॉलेज पोत कर भाग गई ना? लड़कियों को सिर चढ़ाने का यही नतीजा होता है। मुझे अपनी जिद पूरी करनी है। पूरे 11 दिन बचे हैं और मुझे उसी मंडप में अपने पोते अभिषेक की शादी करवानी है। तो करवानी है। अब तू बता कैसे करेगी इसका इंतजाम? तभी वहां खड़ी आरती को देखकर महेंद्र बोलता है, अरे माँ, क्या हुआ? एक बेटी से नहीं हुआ तो दूसरी बेटी से करेंगे, ये खड़ी है ना आरती। आरती ये सुनकर कांपने लगती है। ये तो बहुत छोटी है। छोटी नहीं है, शादी की उम्र है और इस उम्र में शादी हो जानी चाहिए। लेकिन मुझे तो अभी शादी नहीं करनी। तुझसे पूछा नहीं जा रहा है, हुक्म दिया जा रहा है। अगर शादी नहीं करनी तो हम तेरी माँ को उठाकर ले जाएंगे और जिंदगी भर अपने घर का नौकर बनाकर रखेंगे। अब तू चुन ले, मेरे भतीजे अभिषेक से शादी या अपनी माँ की गुलामी। नहीं, मेरी माँ को हाथ मत लगाइए, मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके आगे। आप जो कहेंगे मैं वो सब करने को तैयार हूँ। मुझे मंजूर है ये शादी, बस मेरी माँ को छोड़ दीजिए। अपनी माँ को बचाने की इस मजबूरी ने आरती को उस पिंजरे की तरफ धकेल दिया जिसकी बात पूरा गांव कर रहा है। और इसी के साथ 7 फेरे पूरे हुए। आज से आप दोनों पति पत्नी हैं। भगवान इस बंधन को सुख और समृद्धि और शांति से भरे। शादी संपन्न होती है। आरती अपने ससुराल आ जाती है। बेमन से घर की बहुएं आरती का स्वागत करती हैं। तभी सावित्री देवी आरती के पास आकर बोलती हैं, ठीक है, आज से तुम हमारे घर की बहू बन गई हो और हमारे घर के रीत रिवाज और घरों से बिल्कुल अलग है। जो हमारे घर में कहा जाए उसको मानना पड़ता है। अपनी ना कोई राय होती है ना कोई मन होता है, ठीक है? आज से तुम्हें वही करना है जो तुम्हें कहा जाए। तभी महेंद्र की पत्नी राधिका हाथ में पानी का गिलास लेकर आ रही होती है। हड़बड़ी में वो लड़खड़ाती है और गिलास महेंद्र को देते समय पानी महेंद्र के ऊपर गिर जाता है। कोई अकल नहीं है? महेंद्र सबके सामने राधिका पर चिल्लाता है और हाथ उठाने की कोशिश करता है। तभी लेकिन धर्मपाल बीच में आकर महेंद्र का हाथ रोक लेते हैं। महेंद्र, मेहमान अभी भी यहीं है। आरती सहमी हुई ये सब देख रही होती है। वो उम्मीद से अभिषेक की तरफ ताकती है कि शायद वो अपनी माँ या बहुओं के स्टैंड में कुछ बोलेगा, पर अभिषेक नजरें झुकाई चुपचाप खड़ा रहता है। उसकी ये खामोशी देखकर आरती अंदर तक टूट जाती है और मनी मन सोचती है, लोग सच ही कहते थे ये घर औरतों के लिए सजा है, पर कोई बात नहीं, अपनी माँ के खातिर मैं ये दर्द भी हंस कर सह लूंगी।
शादी के बाद आरती अपने कमरे में सहमी हुई बैठी होती है। तभी अभिषेक अंदर आता है। उसे देखकर आरती संकोच में आ जाती है। तुम अब तक इस जोड़े में ही बैठी हो, तुम अब अपने कपड़े चेंज कर लो। हाँ, अभी चेंज कर रही हूँ। वो मुझे आपसे कुछ पूछना है कि आज जो कुछ भी हुआ, आपने उनके सामने कुछ कहा क्यों नहीं? क्या आप भी बाकी सबकी तरह ही हैं? मैं कुछ नहीं कह सकता। इस घर में दादी जो कहती हैं वही सही होता है और सब वही मानते हैं। तुम भी इन बातों में मत पड़ो, आराम करो। मैं सोने जा रहा हूँ। ठीक है। आरती कपड़े बदलकर सो जाती है। अगली सुबह वो जल्दी उठकर रसोई में पहुंचती है। वहां सास शारदा, चाची सास राधिका और दोनों जिठानियां पहले से ही काम में जुटी होती हैं। आज तो मेरी पहली रसोई है माँ जी, तो आज का खाना मुझे बनाना चाहिए ना? आप लोग हटिए, मैं कर लेती हूँ। बेटा, यहाँ काम हो या ना हो, हमें जुटे रहना पड़ता है। इस घर का नियम यही है। हम औरतों को यहाँ आराम करने की इजाजत नहीं है। यह सुनकर आरती सहम जाती है। तब शारदा उसका हाथ थामकर उसे समझाते हुए कहती है, डरो मत बेटा, डरो मत। धीरे धीरे तुम्हें भी आदत हो जाएगी। अरे माँ, आपका हाथ तो आग की तरह तप रहा है। आपको इतना तेज बुखार है, फिर भी आप किचन में काम कर रही है। अभी तो कहाँ बेटा, यहाँ बीमारी को कोई नहीं देखता। और खैर, मुझे तो सिर्फ बुखार है। वंदना को देखो, वो प्रेग्नेंट है, फिर भी सुबह से खड़ी है। माँ जी के ऐसे बहुत से नियम हैं जो तुम्हें धीरे धीरे समझ आ जाएंगे। अच्छा, अब ज्यादा टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी काम में लग जाओ। मैं क्या बनाऊं, आप मुझे बताइए। इस घर में लोगों को क्या पसंद है, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। अच्छा, एक काम करो, तुम हलवा बनाओ और बाकी चीजें हम सब करवाते हैं तुम्हारे साथ। फिर सभी बहुएं मिलकर खाना बनाने में लग जाती हैं। देखो, नमक का खास ध्यान रखना। इस घर में खाने में जरा भी नमक की ऊंच नीच हुई तो मर्द तो छोड़ो, दादी जी सीधा थाली उठाकर फेंक देती है। बातों बातों में ही खाना बन जाता है। सभी खाना लेकर डाइनिंग टेबल पर पहुंचती हैं। डाइनिंग टेबल पर सर्व करते समय करिश्मा आरती को समझाती है, ये प्लेट यही रखो, ठीक चाचा की जगह पर। जरा सी भी चूक हुई तो उनका गुस्सा तुम झेल नहीं पाओगी। इस घर में डाइनिंग टेबल सजाने से लेकर सांस लेने तक सब कुछ उन्हीं के हिसाब से होता है। औरतें यहाँ अपनी मर्जी से एक चम्मच भी नहीं ला सकती। तो गांव वाले सही कहते थे, ये घर औरतों के लिए सचमुच एक पिंजरा है। हाँ, ये सच है। और इस पिंजरे की जंजीरें कितनी भारी है, ये तुम्हें धीरे धीरे समझ आ जाएगा। दोनों की बातें चल रही होती हैं कि तभी नाश्ते का वक्त हो जाता है। घर के सभी मर्द और दादी जी डाइनिंग टेबल पर आकर बैठते हैं। बहुएं खाना परोसना शुरू करती हैं। तभी अविनाश बोलते हैं, ये पराठे ढंग से नहीं सिके हैं और सब्जी में नमक थोड़ा और रहता तो अच्छा होता, पर अब क्या कर सकते हैं। अरे तुम सही कह रहे हो केशव, खाना ठीक है पर अगली बार इससे बेहतर होना चाहिए। सभी मर्द काम पर चले जाते हैं और सावित्री देवी भी बाहर निकल जाती हैं। घर में सिर्फ औरतें बची हैं। तभी गांव की कमला चुपके से दबे पांव घर में आती है, जहां सामने ही उसे शारदा दिखती है। कहाँ है नई बहू? मुझे नई बहू से मिलना है। आरती उसके पास आती है। कमला उससे मिलती है और पास आकर बैठती है। बेटा, क्या हाल है? बताओ, आज तो पहला ही दिन है, कैसा लग रहा है? वैसे बताऊं, एक बात बताऊं, इस पिंजरे में कैसा ही लग सकता है किसी को? ऐसा लगता है दम घुट रहा है ना। यहाँ ताले लग जाते हैं इस घर में आने के बाद औरतों के। आप सच कह रही हैं चाची, यहाँ पे यही होता है। मतलब यहाँ पे तो खुलकर सांस लेने की भी अनुमति नहीं है। कमला बात कर ही रही होती है कि इतने में ही गाड़ी का हॉर्न दूर से सुनाई देता है। कमला हॉर्न की आवाज सुनते ही घबरा जाती है। चलो मैं जाती हूँ। तुम्हारी दादी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई भी घर की औरतें किसी बाहर वाले से कांटेक्ट में रहे। इतना कहकर कमला वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद दादी सावित्री देवी आती हैं। वो देखती हैं कि सभी औरतें अपने अपने काम में लगी हैं। तभी करिश्मा धीरे से गाना गुनगुना रही होती है। सावित्री देवी एकदम चिल्लाती हैं, करिश्मा, मैंने कितनी बार कहा है ना कि ये सब इस घर में नहीं चलेगा। वो बस दादी, आपको पता है ना, गाने का शौकीन है। मैं 10 बार बता चुकी हूँ ना, यहाँ पे किसी के शौक नहीं चलते। अपने अपने शौकों को खत्म कर दो, ठीक है? और गाना बजाना या कुछ भी, यहाँ तक कि जो तुम्हें पसंद है ना, उस रंग के कपड़े भी मत पहना करो। समझ गई ना? सावित्री देवी करिश्मा को डांटने के बाद वहीं खड़ी थी। तभी मझली बहू वंदना, जो कि गर्भवती है, डरते हुए उनके पास आती है। दादी जी, मैंने आपके लिए चाय बनाई थी।
मुझे तुम्हारे हाथ की चाय नहीं पीनी है, ठीक है? जाओ यहाँ से। वंदना उदास होकर वहां से चली जाती है। सावित्री देवी के जाने के बाद सभी बहुएं एक साथ हॉल में बने हुए सोफे पर बैठती हैं और आपस में बात करती हैं। देखा, दादी ने वंदना से बात तक नहीं की। हाँ, और मुझे पता है उन्होंने बात इसलिए नहीं की क्योंकि उसने एक लड़के को नहीं, लड़की को जन्म दिया है। अब वो दोबारा प्रेग्नेंट है। कैसी अजीब सी बात है, यहाँ हर एक चीज के लिए सिर्फ बहुएं ही जिम्मेदार मानी जाती है। अब बेचारी दोबारा प्रेग्नेंट है और उसको सिर्फ एक ही चीज का डर खाया जा रहा है कि अगर दोबारा बेटी हो गई तो फिर घर में उसके साथ कितना ही बुरा होगा। पहले में तो बस घर के लोगों ने बात करना ही छोड़ा है, दूसरे में पता नहीं क्या हो जाएगा। इस चीज में उनकी क्या गलती है? मतलब गलती तो किसी चीज में नहीं है, लेकिन सजा तो और तो कहीं मिल रही है ना। सब लोग मायूस होकर अपने अपने काम में लग जाते हैं। रात का समय होता है। आरती अपने कमरे में अकेली बैठी बहुत परेशान और डरी हुई रो रही होती है। तभी अभिषेक कमरे में आता है। अरे तुम रो क्यों रही हो? आपके घर जो हो रहा है ना, मुझे सब चीज से थोड़ा डर लग रहा है। इसमें डरने की क्या बात है? धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें इतना सोचने की जरूरत नहीं है। सो जाओ, काफी रात हो चुकी है। इतना कहकर अभिषेक चुपचाप सो जाता है। आरती रात भर जागती रहती है। अगले दिन फिर सभी बहुएं किचन में नाश्ते की तैयारी कर रही होती हैं और खाना बनाते वक्त गैस सिलेंडर खत्म हो जाता है और शारदा घबराकर बोलती है, हे माँ, सिलेंडर खत्म हो गया है। अब सिलेंडर कहाँ से लेकर आए? और खाने में भी देरी हुई तो सब हमें ही सुनाएंगे। तभी सभी बहुएं किचन से बाहर आती हैं, जहां हॉल में महेंद्र और धर्मपाल बैठे अखबार पढ़ रहे होते हैं और वंदना उससे बोलती है, पिताजी, किचन में गैस सिलेंडर खत्म हो गया है। हम गैस सिलेंडर कहाँ से लाएंगे? कहां से लेकर आओगी? ऊपर रखा सिलेंडर लेकर आओ, लगाओ। इसमें क्या है? ऐसी गदर मचा के रखी है सिलेंडर 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 कि पता नहीं क्या हो गया है। सिलेंडर कहाँ से लाएंगे? भरा हुआ सिलेंडर तो बहुत भारी होता है, और फिर वंदना भाभी कैसे लाएगी? अरे यहाँ पर नाम नहीं चलता है। उसको बोलो कि उसकी पत्नी है। औरतों की कोई पहचान नहीं होती, समझ गई तुम सब? अरे देखो, दोबारा से सवाल मत करना मुझसे। चाचा जी, मैं बस ये पूछ रही हूँ कि ये परंपरा कैसी है, और वंदना भाभी जो गर्भवती है वो कैसे वो ऊपर से सिलेंडर उतार कर लेकर आ पाएगी? वंदना तो सिलेंडर उतार कर भी लाएगी और लगाएगी भी, और तुम्हें ना तुम्हारी जबान चलाने की सजा भी मिलेगी। तभी महेंद्र सभी बहुओं को आदेश देता है, सब कान खोलकर सुन लो। आज पूरे दिन अभिषेक की पत्नी को छत पर खड़ा रहना है धूप में, और इसको पापड़ दे दो बनाने के लिए। पापड़ बनाएगी और घर के जितने कपड़े हैं ना, मशीन से नहीं, खुद धुलेगी अपने हाथों से। वो आरती को छत में कपड़े दे देते हैं। वहीं दूसरी तरफ वंदना भारी सिलेंडर खुद उठाकर लेकर सीढ़ियों से नीचे आ रही होती है, और ये सब वंदना की छोटी बेटी आशा उसे देखती है और भागकर अपनी माँ की मदद के लिए जाती है। माँ, लाओ मैं तुम्हारी मदद करती हूँ, तुम्हें दर्द हो रहा होगा ना। उसे देखकर शारदा खुद को रोक नहीं पाती और उसकी मदद करने की सीढ़ियों के ऊपर जाने लगती है। तभी सावित्री देवी बोलती है, रुक जाओ बहू, कोई इसकी मदद के लिए नहीं जाएगा। इसने हमें इस घर के लिए पहली बार में बेटी दी। इससे पहले हमारे घर में बेटी नहीं हुई, और हम बिल्कुल नहीं चाहते कि हमारे घर में कोई बेटी जन्मे। इसकी यही सजा है। दूसरी तरफ शादी के कुछ ही दिन बाद ही आरती को भी सजा मिलती है। आरती छत पर बहुत सारी कपड़े धो रही होती है। धूप में आरती गर्मी से परेशान हो जाती है और रोने लगती है। तभी उसका पति अभिषेक चुपचाप वहां आ जाता है। आरती, तुम रो मत। आप कैसे पति हैं? आप मेरे लिए कुछ कर नहीं सकते, और आप कह रहे हैं कि मैं रो नहीं। मैं रो क्यों नहीं? मैं क्यों नहीं रो? मेरा पति, उसके सामने मेरे लिए बुरे बुरे अल्फाज बोले जा रहे हैं, और आपसे कुछ कहा नहीं किया। आपके सामने किसी दूसरी औरत को इस तरह मारा जा रहा है, और आप चुपचाप खड़े रहते हैं, और आप कह रहे हैं कि मैं चुप रहूं? क्यों ना बोलूं, क्यों ना रहूं? तभी महेंद्र का बेटा राहुल वहां आता है। आरती भाभी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे पता है हमारे पापा पता नहीं कैसे हैं। पापा जी बहुत बुरे हैं, लेकिन हाँ, आपकी बहन पूजा का मेरे पास फोन आया था। मुझे नहीं पता उन्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला, पर उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं आपसे बात करा दूं। राहुल अपने फोन से पूजा को वापस कॉल करता है और स्पीकर ऑन कर देता है। आरती, मुझे माफ कर दे। मैं तो खुद को बचाकर चली आई, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तेरी शादी वहां जबरदस्ती करवा दी जाएगी। मुझे पता है उस घर में कोई तुम्हारा साथ नहीं देता, और तुम्हारा पति भी तुम्हारा साथ नहीं देता। स्पीकर पर यह सुनकर अभिषेक को बहुत बुरा लगता है।
पर अब तू फिक्र मत कर, मैं तेरा साथ दूंगी। मैंने तेरे ससुराल वालों की हर चीज का पता करवा लिया है, बस बिल्कुल फिक्र मत कर, सब कुछ पता ही चल गया है। मुझे तेरे घर वालों के बारे में, तेरे चाचा के बारे में, सबके बारे में सब कुछ पता चल गया है। अब तू घर में कुछ ऐसी चीज निकाल जिसकी मदद से हम उनके खिलाफ केस कर सके। बाहर से तो मुझे सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि तेरे चाचा क्या क्या इल्लीगल काम करते हैं, कैसे लोगों की जमीन को हड़प कर बैठे हैं। अभिषेक ये सब सुनकर शर्मिंदा होता है। तभी राहुल बीच में बोलता है, हाँ मेरे पापा हैं ही ऐसे, और मुझे पता है मेरे पापा के इन सब कारनामों के बारे में, लेकिन दादी के आगे किसकी चलती है, और दादी को तो बस महेंद्र चाचा का ही काम अच्छा लगता है। अभी तक तो शायद मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया और ना ही इस घर की किसी औरत का साथ दिया, लेकिन अब तुम्हारा साथ दूंगा और बाकी औरतों का भी। अब ये सब कुछ ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। उस दिन के बाद अभिषेक, आरती और राहुल चुपचाप घर में होने वाले जुल्मों को रिकॉर्ड करने में लग गई। महेंद्र का चिल्लाना, बहुओं के साथ बुरा व्यवहार करना, सब कुछ कैमरे में कैद हो गया। उधर पूजा बाहर से महेंद्र के अवैध कामों और जमीन हड़पने के सबूत जुटा रही थी। एक दिन अचानक गांव के आलीशान आंगन में पुलिस की गाड़ी आ खड़ी हुई। पूजा अपनी मां गायत्री और गांव के कुछ पंचों के साथ अंदर आती है। सावित्री देवी, धर्मपाल और महेंद्र अकड़ में बाहर आते हैं। पुलिस, हमारे घर पर? आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में आने की, और किसने बुलाया है आपको हमारे घर में? तुम्हारी घर की बहू ने। तभी पूजा सामने आती है और बोलती है, बहू नहीं, मैं लेकर आई हूँ पुलिस को यहाँ पर, आपके सारे करतूतों की आपको सजा दिलवाने। अच्छा, अब तो हमें सजा दिलवाएगी? वैसे हमने किया क्या है जिसके लिए तुमने पुलिस को बुलाया है? क्या हमारे ऊपर कोई झूठा इल्जाम लगाएगी? सभी घर के मर्दों के ऊपर यह इल्जाम है कि आप अपनी घर की बहू बेटियों पर बहुत अत्याचार करते हैं, और इसके साथ ही साथ अपने अवैध तरीके से गांव वालों की जमीनें भी हड़पी हैं। पुलिस इंस्पेक्टर महेंद्र के खिलाफ सबूत दिखाते हैं। पूजा बाहर से जुटाई कागजात पेश करती है और आरती, अभिषेक और राहुल द्वारा बनाई गई वीडियो सबूतों को गांव वालों और पंचायतों के सामने लाया जाता है। वीडियो में महेंद्र का चिल्लाना, वंदना से सिलेंडर उठवाना और राधिका को मारना साफ दिखाई देता है। वीडियो देखकर गांव के लोग भी चिल्लाने लगते हैं, अरे हाँ भाई, इसने मेरी जमीन ली थी। यह महेंद्र कितना धोखेबाज है, इसने मेरे पुरखों की जमीन पर कब्जा कर लिया था और हमें धमकाता रहता था कि अगर आवाज उठाई तो अंजाम बुरा होगा। अरे आज ये सारे सबूत सामने हैं। अरे मेरी भी जमीन हड़पी थी इस महेंद्र ने। मैं तो इतने सालों में सोच रहा था कि कोई मेरी बात क्यों नहीं सुनेगा। इसने हम जैसे गरीब लोगों को इतना परेशान किया है। अरे इसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। सब कुछ सामने आ जाता है। महेंद्र को पुलिस तुरंत हथकड़ी लगा देती है। हम माफी चाहते हैं। आखिर हम भी अपने भाई और अपनी मां के दबाव में आ गए। हम भी बराबर के दोषी हैं। पुलिस धर्मपाल और बाकी मर्दों को चेतावनी देती है और उन्हें सीधा सजा नहीं होती। पुलिस इंस्पेक्टर सावित्री देवी की ओर मुड़ता है, और आप घर की मुखिया आप हैं, आपकी सजा तो तय है। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, इन सब में मेरा कोई हाथ नहीं है, मैं निर्दोष हूँ। हमारे पास आपके खिलाफ भी काफी सबूत है, आप इस तरह बच नहीं सकती हैं। पुलिस सावित्री देवी के खिलाफ भी सबूत दिखाती है और सब देखने के बाद सावित्री देवी को अपने किए पर अफसोस होता है। आज मुझे एहसास हो गया मैं कितनी गलत थी। मैंने इन औरतों को मशीन बना दिया, मैंने ही पिंजरा बनाया, और आज मेरा ही बेटा पिंजरे में गया। मैं ही गलत थी, मैंने तुम सबको कभी इंसान समझा ही नहीं। आज मैं तुम सबसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। मुझे माफ कर दो बहू, मैंने तुम सबकी जिंदगी बर्बाद कर दी। अगर मैंने अपनी आंखों पर पड़ी अकड़ और गुरूर की पट्टी पहले हटा ली होती तो शायद आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। आज तो मुझे मेरे कर्मों का फल मिल गया। सच्ची कहते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। सावित्री देवी को भी पुलिस हथकड़ी लगाती है और अपने साथ ले जाती है। सावित्री देवी और महेंद्र के जाने के बाद घर का माहौल बदल जाता है और सभी बहुओं के चेहरे पर एक राहत की सांस थी। आरती अपनी माँ और बहन की तरफ प्यार से देखती है। माँ, पूजा दीदी, अगर आप दोनों नहीं होते तो शायद मैं कभी ये कदम नहीं उठा पाती। आपने मुझे हिम्मत दी, और दीदी आपने बाहर रहकर हमारे लिए लड़ाई लड़ी। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। बेटी, असली धन्यवाद के हकदार तो तुम्हारे पति अभिषेक और राहुल है। इन सब में उन्होंने बहुत साथ दिया है। उन्होंने ही अंदर के सारे सबूत जुटाए, वरना ये सब मुमकिन नहीं होता। असली धन्यवाद तुम उन्हें कहो। आरती अपने पति अभिषेक की तरफ देखती है। आरती अभिषेक के पास जाती है। अभिषेक, मुझे पता है कि आपने पहले मेरा साथ नहीं दिया, पर अगर आज आपका और राहुल का साथ ना मिलता तो ये पिंजरा शायद कभी नहीं टूटता। वंदना,
मैं तुम्हारे ऊपर हुए हर अत्याचार के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे माफ कर दो। मैं इतना निर्दयी कब हो गया मुझे पता ही नहीं चला। मैंने अपनी बच्ची को भी कभी पिता का प्यार नहीं दिया और ना ही वो सम्मान दिला पाया जिसकी तुम सब हकदार हो। करिश्मा, तुम भी मुझे माफ कर दो। मैंने भी कभी तुम्हें समझने की कोशिश नहीं की, पर तुम सबने जो हिम्मत दिखाई है उसके सामने मेरी पिछली बातें सिर्फ शर्मिंदगी हैं। अब इस घर में तुम सब अपनी मर्जी से जी सकती हो। उस दिन से उस हवेली का नाम और माहौल हमेशा के लिए बदल गया। धर्मपाल और बाकी मर्दों ने भी अपनी गलतियों को सुधारना शुरू कर दिया। अब घर की सभी औरतें इज्जत और सम्मान से उस घर में रहने लगी। महेंद्र को तो उसके कर्मों की सजा मिल गई, लेकिन घर की बहुओं और बाकी लोगों ने सावित्री देवी को माफ कर दिया।